बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपका जो अध्याय 16 है यानी पाचन और अवशोषण, उसमें वृहदांत और शुद्धांत यानी छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में बात की थी। और हमने पढ़ा था कि जो छोटी आंत है वो जीवित अवस्था में 3 मीटर तक लंबी होती है और उसके अंदर सूक्ष्मांकुर और रसांकुर पाए जाते हैं जो कि अवशोषण के एरिया को बढ़ा देते हैं। और साथ ही हमने पढ़ा था वृहदांत के बारे में, जो कि एक साइड से जो है उंडूक जो है उसका किससे जुड़ा हुआ होता है, छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है, और दूसरी साइड उसके मलाशय में वो ख़त्म होता है ना। तो ये हमने दोनों बातें पढ़ी थी और साथ ही मैंने आपको 2 असाइनमेंट के प्रश्न दिए थे। आशा है आप लोगों ने कर लिए होंगे। आइए थोड़ी सी उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न था बड़ी आंत के तीनों भागों के नाम बताइए। तो उंडूक, वृहदांत और मलाशय, ये इसके 3 पार्ट होते हैं। दूसरा प्रश्न था छोटी आंत की रसांकुर पर पाए जाने वाले सूक्ष्मांकुर मिल करके किसका निर्माण करते हैं। तो आपको बताया गया था कि एक ब्रश जैसी संरचना बनाते हैं जिसे ब्रश बॉर्डर कहते हैं। और आज की जो वीडियो की बात करते हैं तो आज हम पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियों के बारे में। जब हम खाने की बात कर रहे हैं तो मुंह में क्या आ जाती है, लार आ जाती है। अच्छे से खाना जो है अगर हम इमेजिन भी करते हैं तो मुंह में क्या आ जाती है, लार आ जाती है। और लार कहाँ से आई, लार आई आपकी लार ग्रंथियों से, है ना। और यहीं से हमारे पाचन का काम भी शुरू हो जाता है। तो अब देखते हैं कि लार ग्रंथियों के अलावा और कौन कौन सी ग्रंथियाँ, आइए बात करते हैं। तो 3 ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। तो यहाँ पर आप देखिए, ये है आपकी लार ग्रंथियाँ, ये आपकी यकृत ग्रंथि और ये आपकी हो गई अग्नाशय ग्रंथि। तो इस तरह से ये 3 पाचक ग्रंथियां हैं। तो एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। बात करते हैं हम लार ग्रंथि की। तो लार ग्रंथि जो है वो 3 जोड़ियों में होती है। कैसे होती है, कहाँ पर होती है। तो एक जोड़ी तो होती है आपकी अधोजीवा यानी जीवा के नीचे होती है, एक होती है अधोजम यानी आपके जबड़े के नीचे, और एक होती है कर्णपूर्व यानी कान से पहले। ठीक है। तो अधोजीवा सबलिंगुअल, अधोजम सब मैक्सिलरी, कर्णपूर्व पैरोटिड। ठीक है। तो इस तरह से ये 3 जोड़ी जो है आपकी लार ग्रंथियाँ होती हैं। और लार जो है वो क्षारीय होता है, इसमें जल मिला हुआ होता है। साथ ही इसमें माइलेज, टाइलिन जो है वो इसमें मेन एंजाइम होता है ना। कुछ आयंस भी होते हैं आपके कार्बोनेट के, क्लोराइड के, है ना। तो और श्लेष्मा होती है साथ में। और जो आपका टाइलिन एंजाइम है उसके साथ ही क्या होता है, लाइसोजाइम होता है, जो क्या करता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो आप ये अच्छी तरह से देख लीजिए, है ना, कि आपकी लार ग्रंथियां जो है कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको अपना पेन और कॉपी तैयार रखना चाहिए, वीडियो को रोक करके, और इसको थोड़ा सा चित्र को आप बना लीजिए, और जो ये लिखा हुआ है इसे भी आप पढ़ लीजिए और लिख लीजिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपकी, है ना। आगे बात करते हैं हम यकृत की। यकृत जो है ये 2 पालियों में बटा हुआ होता है, बेसिकली बाईं और दाईं। ठीक है। तो बाईं पाली जो है ये आप देख रहे हैं छोटी होती है, और दाईं पाली जो होती है ये बड़ी होती है। ठीक है। और इसके अलावा इस दाईं पाली के नीचे क्या होते हैं, 2 और ग्रंथियां होती हैं जिसे क्वाड्रेट और कॉडेट ग्रंथि कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है यकृत का एक पार्ट है ना। इसका निर्माण किससे होता है, भ्रूण की एंडोड्रम से होता है। दाईं पाली की निचली सतह पर एक थैलीनुमा, ये थैलीनुमा क्या होता है, आपकी पित्ताशय। ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये क्या है, पित्ताशय, थैलीनुमा है ना, दाईं पाली के नीचे की साइड। ठीक है। यहाँ पर, और यहाँ पर हमने अलग से बताया हुआ है कि ये देखिए पित्ताशय है। पित्ताशय में से जो है पितरस का स्रावण होता है। अब पित्ताशय की जो ये डक्ट है, यकृत की डक्ट और ये पित्ताशय की डक्ट, ये वाली तो डक्ट है आपकी पित्ताशय की, और ये आपकी यकृत की डक्ट है। ये दोनों आकर के जब मिल जाती हैं तो ये कॉमन बाइल डक्ट बना लेती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डक्टस कोलोडोकस। जिसको क्या बोला जाता है, डक्टस कोलोडोकस बोला जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। यह पित्तरस को कहाँ पहुँचाती है, ग्रहणी में, ड्यूडोनियम, है ना, ग्रहणी, यू आकार की। हमने जब शुद्रांत पढ़ी थी तब हमने बताया था कि स्टार्टिंग का पार्ट है ना। तो ये पित्तरस को कहाँ पहुँचाती है, ग्रहणी में पहुँचाती है। फिर यकृत में जो है शिरा पात्रों, ये जो यकृत की दीवारें हैं, ये देखिए, इसका यकृत का एक पार्ट है ना, इंटरनल पार्ट है उसका, टीएस का। और इसमें कुछ कुफर कोशिकाएं होती हैं। ये क्या करती हैं, जो पुरानी रक्त कोशिकाएं होती हैं उनको विखंडन कर देती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कुफर कोशिकाएं, है ना, इनके बारे में पूछा जा सकता है।
अब यकृत के कार्य, यकृत जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, है ना। तो सबसे पहले यकृत जो है उसमें नीचे की ओर जो हमने बताया था आपको गॉल ब्लैडर होता है, पित्ताशय जिसको बोलते हैं, उसमें से क्या होता है, पित्त रस का स्रवण होता है ना। बाइल डक्ट जिसको कहते हैं, एक क्षारीय होता है और सोडियम कार्बोनेट, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन और पित्त वर्णक इसमें कणिकाएं पाई जाती हैं। अब पित्तरस के काम क्या क्या हैं, तो पित्तरस क्या क्या करता है, आप देखिए कितने सारे काम कर रहा है पित्तरस अकेला। वसा का पायसीकरण करता है, वसा के पृष्ठ तनाव को कम करता है, आंत के अम्ल को उदासीन करता है, भोजन को सड़ने से रोकता है, पित्त लवण, पित्त वर्णक लवण आदि उत्सर्जी पदार्थों को यकृत से बाहर निकालने का कार्य करता है। यह कैरोटीन, विटामिन डी, ई, के इनका अवशोषण करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और अग्नाशयी रस के लाइपेज को क्रियाशील बनाता है। ये तो केवल पित्त रस के कार्य हैं। और यकृत के अगला जो कार्य है वो क्या होता है, वसा और विटामिन का संचय करना, यानी ग्लूकोज जो है उसको वसा में बदल करके उसको संचित कर लेता है ना। विटामिन का भी इस तरह से संग्रह करता है। फिर भ्रूणीय अवस्था में यकृत आरबीसीज का निर्माण करता है। तो आप देखिए जब भ्रूण अवस्था में होता है तब ये क्या करता है, आरबीसीज का निर्माण करता है ना। और जो कुफर कोशिकाएं जो होती हैं वो निष्क्रिय और मृत जो आरबीसीज, अभी अपन ने पढ़ा था पिछले उसमें स्लाइड में कि जो कुफर कोशिकाएं वो क्या करती हैं, जो पुरानी और मृत जो आरबीसीज होती हैं उनको हटाने का, नष्ट करने का काम करती हैं। फिर ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संचय करता है, यकृत का कार्य है ये। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा जब अधिक हो जाती है तब क्या करती हैं यकृत कोशिकाएं, वो ग्लूकोज को किस में बदल देती हैं, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देती हैं। इस क्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए। तो आप वीडियो को रोक लीजिए प्लीज़ और इसको लिख लीजिए कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर यकृत कोशिकाएं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलती हैं, जिसको क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजिनेसिस कहा जाता है। इसके बाद है आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस, है ना। तो इस क्रिया में जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में बदलना होता है। ऐसा रुधिर में ग्लूकोज की कमी के समय, जब ग्लूकोज की रुधिर में कमी हो जाती है उस समय ये वापस क्या करती है, ग्लाइकोजन को किस में परिवर्तित कर देती है, ग्लूकोज में परिवर्तित कर देती है, ठीक है। फिर ग्लाइकोनियोजेनेसिस, यकृत कोशिकाएं अमीनो अम्ल, वसीय अम्ल और ग्लीसरॉल से क्या करती हैं, ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। फिर विषहरण, विषहरण बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक विषैला प्रसनिक अम्ल बनता है जो कि बहुत विषैला होता है ना। उसका भी हरण जो है कौन करता है, यकृत कर लेता है। जीवाणुओं का भक्षण करने में, यानी जो भी हानिकारक जीवाणु जो हैं वो आते हैं उनको क्या करता है ये यकृत कोशिकाएं फैगोसाइटोसिस द्वारा क्या करती हैं, भक्षण करके उनको नष्ट कर देती हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी, किसके द्वारा, कौन सी कोशिकाओं के द्वारा, तो फैगोसाइटोसिस है ना, इनके द्वारा जो है इनका भक्षण करके नष्ट कर देती हैं। फिर डीएमिनेशन, तो अमीनो अम्ल जो है उसको यकृत की कोशिकाएं क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं और उनका पायरुविक अम्ल और अमोनिया में, है ना, विघटन कर देती हैं। इसको क्या बोलते हैं, डीएमिनेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि डीएमिनेशन की क्रिया क्या है। तो उस कंडीशन में आपको लिखना पड़ेगा कि यकृत की जो कोशिकाएं हैं वो अमीनो अम्ल को क्या करती हैं, पायरुविक एसिड और अमोनिया में, है ना, विघटित कर देती है। इस प्रतिक्रिया को क्या बोलते हैं, डीएमिनेशन कहते हैं। फिर यूरिया का संश्लेषण करती हैं। तो यानी यूरिया का जो संश्लेषण स्टार्ट जो होता है वो कहाँ होता है, यकृत में होता है। तो यकृत कोशिकाएं जो है कार्बन डाइऑक्साइड से संयोजन करके उसे सामान्य यूरिया में बदल देती हैं। क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, तो बच्चे जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ बताएं। तो यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, यकृत में होता है। यूरिया वृक्क के द्वारा मूत्र के साथ शरीर, है ना, यूरिया जो होता है बनता है, फिर वो वृक्क के थ्रू कहाँ, आपके शरीर से बाहर मूत्र के रूप में निकाल दिया जाता है। फिर हिपैरिन का स्रावण, यकृत कोशिकाएं हिपैरिन नामक एक प्रोटीन होता है उसका निर्माण करती हैं जो कि एक एंटीकोगुलेंट है ना, प्रतिस्कंद है। फिर प्रोथ्रोम्बिन व फाइब्रोनिनोजन का संश्लेषण करती हैं। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से आ गई आपकी कि यकृत कोशिकाएं रक्त प्लाज्मा की प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रो नोजन नामक महत्वपूर्ण प्रोटीन का निर्माण करती है। रुधिर का धक्का बनाने के काम आता है, आपको ध्यान होगा जब आपने रुधिर पढ़ा तो।
फिर अकार्बनिक पदार्थों का संचय, यकृत अकार्बनिक पदार्थों का संचय करके एल्ब्यूमिन का संश्लेषण करता है, ठीक है। लिम्फ निर्माण तथा ताप उत्पादन, या यकृत जो है वो क्या करता है, लिम्फ का निर्माण करता है और साथ में ताप उत्पादन का केंद्र भी इसको माना गया है। तो आप देखिए कितने सारे कार्य हैं यकृत के, है ना। और अगली जो हमारी ग्रंथि है वो कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय जो होता है वो लीफ के जैसा होता है, क्या देखो आप, लीफ के जैसा होता है एक, है ना। और ये देखिए ड्यूडोनियम के अंदर यहाँ पर लीफ के जैसा पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय, ठीक है। ये ग्रहणी की दोनों भुजाओं के बीच में पाया जाता है। और ये जो है भ्रूण की एंडोडर्म से भी इसका निर्माण होता है। और दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इसमें, एक तो होती है एसिनाई, ये देखो ये है आपकी, इसके अंदर की जो कोशिकाएं हैं ये एसिनाई है। ये एसिनाई का एक बड़ा सा पार्ट यहाँ पर बताया हुआ है, ये एसिनर सेल्स हैं, है ना। ये संयोजी उत्तक के बीच बीच में पाई जाती हैं और इससे क्या होता है, अग्नाशयी रस का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, अग्नाशयी रस का निर्माण होता है। दूसरी होती है आपकी लैंगरहैंस दीपिकाएँ। और लैंगरहैंस दीपिकाएँ जो हैं, यहाँ से एक हार्मोन भी निकलता है जिसको इंसुलिन हार्मोन बोलते हैं, है ना। और साथ में ये 3 तरह की होती हैं इसमें सेल्स, अल्फा, बीटा और गामा या डेल्टा। तो ये देखिए ये इस टाइप की ये जो सेल्स हैं ये तो अल्फा सेल्स हैं, है ना। ये हो गई आपकी डेल्टा सेल्स और ये हो गई आपकी गामा सेल्स, है ना। डेल्टा या गामा और ये हो गई आपकी बीटा सेल्स, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 तरह की सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा या गामा सेल्स। तो अल्फा जो सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ग्लूकागॉन हार्मोन का स्त्राव करती हैं, ग्लूकागॉन हार्मोन का स्त्राव करती हैं। बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन, है ना। इंसुलिन हार्मोन आपने सुना हुआ होगा, जैसे किसी को मधुमेह रोग हो जाता है ना, तो इंसुलिन के इंजेक्शंस उनको दिए जाते हैं। और जो आपका ये गामा या डेल्टा कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं, ये सोमेटोस्टैनिन, ग्रेस्टिन और सीरोटिन नामक हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। यानी बेसिकली जो अग्नाशय ग्रंथि है उसमें एसिनाई की जो कोशिकाएं हैं वो आपका काम करती हैं, क्या करती हैं, अग्नाशयी रस का निर्माण करने का काम करती हैं, ठीक है, ये एसिनाई की। और जो ये आपकी लैंगरहैंस द्वीप की जो कोशिकाएं हैं ये आपके हार्मोन्स, जो डिफरेंट हार्मोन्स हैं उनको स्रावण करने का काम करती हैं। तो इस तरह से ये हमारी 3 पाचक ग्रंथियां हुई आज, है ना। लार ग्रंथि, आपकी यकृत ग्रंथि और साथ में अग्नाशय ग्रंथि। तो इनके बारे में अपन ने पढ़ा। और अब हम असाइनमेंट के 2 प्रश्न आपको देते हैं। आप इस वीडियो को थोड़ा सा रोक करके बीच बीच में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोट करिए और साथ ही नोट करिए 2 प्रश्न। पहला है लैंगरहैंस के द्वीप समूह कहाँ पाए जाते हैं, और दूसरा पित्त रस कौन से विटामिन का अवशोषण करता है। तो आशा है आप लोगों को समझ आ गया होगा, आप इनका आंसर दे पाएंगे और इसके बारे में आगे अगले वीडियो में अपन बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।